नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासेज हम आपको दे चुके हैं। इसी क्लास से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2023 नाम से। सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर 24 तक सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। थ्योरी की ज़रूर उनको देखें, पेपर आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ये सारी क्लासेज आप देख जाइए समय रहते हुए। साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी 7 क्लासेज दी है, वो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 और थ्योरी के 38 आपको हमारी क्लासेज से मिल जाएंगे। बस जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर और सारी की सारी क्लासेज आप अटेंड करके जाएं। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ये क्लास है 25वीं आज की। चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले 24 क्लासेज है तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस वहाँ कवर हमने करवाए हैं और इन क्लासेज में कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटिव नहीं मिलेगा, तो सारे क्वेश्चंस पढ़ने बहुत ज़रूरी है। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का क्या होगा। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में 3 फेज़ मिलने चाहिए। किसी भी कारणवश यदि एक फेज़ अनुपस्थित हो जाता है, एक फेज़ अब्सेंट हो जाता है, तो इसे कहा जाता है सिंगल फेजिंग फॉल्ट। आजकल इसके लिए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर लगते हैं, रिलेज लगते हैं, जो मोटर को तुरंत ट्रिप करा देते हैं। लेकिन अगर सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर नहीं होगा तो पहली बात तो मोटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी। अगर लोड के साथ कपल्ड है तो मोटर चलेगी भी नहीं, केवल गुंजन स्वर वाइब्रेशन आएगा, हल्का सॉफ्ट, देखने से पता लग जाएगा। अगर मोटर नो लोड पर है तो स्लो मोशन में धीरे धीरे गति से चलेगी और फाइनली मोटर जलती है, ये ध्यान रखना, अंततः मोटर जल जाएगी। अगर सिंगल फेजिंग पे मोटर में ट्रिपिंग नहीं आती है तो स्लो स्पीड से चलेगी बिना लोड के। अगर लोड पर है तो मोटर चलेगी नहीं, केवल गुंजन स्वर करेगी और फाइनली मोटर जल जाएगी। सिंगल फेजिंग से मोटर अंततः जलती ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखो। कौन सी दोष की स्थिति थर्मल अधिभार, अधिभार का मतलब होता है इंग्लिश में ओवरलोड। थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है वो ऐसी इंडक्शन मोटर की रक्षा करती है। दरअसल इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज बदल करके लिख दिया और कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में एक फ्यूज में एक मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट लगता है। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, द्विधात्विक पत्ती होती है, डिले रिले के रूप में जानी जाती है, यानी विलंब प्रचालित रिले बोलते हैं। ये ट्रिप होने में भी समय लेती है और रीसेट होने में भी समय लेती है। जो मैग्नेटिक रिले होती है वो ट्रिप भी तुरंत होती है और रीसेट भी तुरंत उनको किया जा सकता है। इसका बड़ा एग्जांपल आप MCB देख सकते हैं। ये जो रिले होती है ये केवल ओवरलोड से बचाव करती है। जैसे जैसे भार धारा निर्धारित मान से ज़्यादा जाती है, इसमें से जाने वाली करंट बढ़ती है, तो ये ओवरहीट होनी शुरू हो जाती है और गर्म होकर ये पत्ती यूँ टेढ़ी हो जाती है और कॉन्टैक्ट इसका N हो जाता है। थर्मोस्टेट में भी यही होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप वहाँ लगी रहती है। तो ये हमें बचाते हैं ओवरलोड से। दरअसल वो तो लिखा नहीं। सेकंड ऑप्शन होता है ओवरलोड करंट, हिंदी में बोलते हैं अधिभार धारा या अति भार धारा। हालांकि इन्होंने यहाँ पर केवल ओवर करंट लिखा है, तो ओवर करंट हम अति भार धारा को ही बोलेंगे। ठीक है, C उत्तर कर देना, और कोई ऑप्शन है नहीं। शॉर्ट सर्किट से कौन बचाता है, तो इसको बचाने के लिए फ्यूज होते हैं और उनको बैकअप फ्यूज के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी प्रोटेक्शन है वो। प्राइमरी आपका रिले ही होता है, लेकिन रिले तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो आएगी नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो बहुत कम समय में हो जाता है और इसको ऑपरेट होने के लिए समय चाहिए। अभी C उत्तर करके आना, अति धारा करके आना। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगला सवाल देखो। इसमें ऑप्शन तो पेपर में आपको और देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ही था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसी हिसाब से आया। 6 स्लॉट ऑप्शन में थे और 9 स्लॉट ऑप्शन में थे और 12 स्लॉट ऑप्शन में थे। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ। सवाल क्या है वो देखो। 3 फेज है, 36 स्लॉट है, 12 कॉइल है, 4 पोल है। वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करनी है।
स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन, कला विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं फेज विस्थापन। अब देखो 3 फेज सप्लाई सिस्टम है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 फेज़ों के बीच में 3 फेज में कितना अंतर है, तो सब बच्चों को पता है 120 डिग्री। 3 फेज में 120 डिग्री का है, सिंगल फेज में 90 डिग्री का होता है, राइट। कोई समस्या नहीं है। यानी मुझे ये तो पता है कि वाइंडिंग करते समय यदि आर फेज 0 डिग्री से शुरू होता है तो वाई 120 डिग्री से शुरू होना चाहिए और बी इसके 120 डिग्री से शुरू होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो ये कह रहा है कि हमें तो ये बताओ कि अगर आर फेज को हम 1 नंबर स्लॉट से स्टार्ट करें तो अब कितने स्लॉट का अंतर रखें ताकि 120 डिग्री का अंतर आ जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसके लिए हमें डिग्री प्रति स्लॉट की आवश्यकता होती है कि वाइंडिंग एक स्लॉट के लिए कितने डिग्री की बन रही है। और इलेक्ट्रिकल में वाइंडिंग की टोटल डिग्री कभी फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें पोल कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होता है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करना, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। पोल कितने हैं 4, आंसर कितना आया 720 डिग्री। यानी टोटल पूरा जो वाइंडिंग का सर्किल बनेगा वो 720 डिग्री के लिए होगा, इलेक्ट्रिकल 720 डिग्री, मैकेनिकल तो फिक्स है 360 होगा हमेशा ही। अब 720 डिग्री का पूरा है। यदि हम स्लॉट की बात करें तो 36 स्लॉट है। अगर मैं इसमें 36 का भाग दे दूं तो एक स्लॉट की डिग्री आएगी कि नहीं आएगी, वो कितनी आ गई 20 डिग्री। यानी वाइंडिंग का एक स्लॉट अगर मैं छोड़ता हूं तो अंतर कितना छूटेगा 20 डिग्री का। मुझे कितने डिग्री का अंतर छोड़ना था 120 डिग्री का, और एक स्लॉट कितने डिग्री का है 20 डिग्री का। आंसर कितना आया 6 स्लॉट। बताओ बात समझ में आई क्या। यानी इसका आंसर आपको 6 स्लॉट करना है, शायद ये बी ऑप्शन में होगा, कहीं भी योग है उत्तर 6 स्लॉट आएगा, ये याद रख लो पहली बात। दूसरी बात, सवाल को किया कैसे वो याद रखो। क्या काम करना है सुनिएगा। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करेंगे 180 इंटू पोल से, फिर डिग्री प्रति स्लॉट ज्ञात करेंगे, टोटल डिग्री में स्लॉट की संख्या का भाग देंगे, फिर तीसरा निकालेंगे फेज अंतर के लिए स्लॉट। इसके लिए जितने डिग्री पर वाइंडिंग की जाती है वो रखो और फिर रखो डिग्री प्रति स्लॉट का। यानी हमें स्लॉट एंगल ज्ञात करके 120 डिग्री में भाग देना है। बात समझ में आ गई। 6 स्लॉट इसका उत्तर आएगा। यानी ये यूँ कहना चाह रहा है कि अगर आर फेज 1 नंबर स्लॉट से शुरू होता है तो आपका वाई फेज 1 + 6 7 नंबर स्लॉट से शुरू होना चाहिए, क्योंकि 6 का तो अंतर ही रखना है। तो फिर बी कहाँ से शुरू होना चाहिए, 7 पे तो वो ख़त्म हो रहा है और 6 का अंतर रखें, यानी बी आपका 13 नंबर स्लॉट से शुरू होना चाहिए। ये है R1 Y1 और B1 1 1 1 तीनों वाइंडिंग के सिरे निकालने का तरीका। देखो जी अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग में एक टेस्टिंल करते हुए आपको दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस टेस्ट का नाम क्या है। देखो वाइंडिंग वाले चैप्टर में इसमें 3 फेज मोटर में साथ में इंक्लूड किया हुआ उन्होंने। तो आजकल उन्होंने क्या कर दिया है कि नियम में पार्ट्स बदल दिए। डीसी वाइंडिंग को डीसी मोटरों के साथ जोड़ दिया, एसी वाइंडिंग को एसी मोटरों के साथ जोड़ दिया। क्वेश्चन डायग्राम वाले ज़रूर कोई ना कोई आएगा। वास्तव में तो यहाँ देखो टेस्ट लैंप लगा हुआ है, एक सिरा यहाँ लगा दिया। अब मैं बारी बारी से एक एक करके कॉइल पे टच करवा रहा हूँ, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। अगर ये कॉइल सही है ना तो यहाँ हमारा लैंप प्रकाशित होना चाहिए। इस सिरे पर लगाऊंगा, दोनों कॉइल सही है तो लैंप प्रकाशित होना चाहिए। अगर कहीं पर टच करने से लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो फील्ड ओपन हो गई। तो वास्तव में तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट हो रहा है। यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट का दूसरा नाम होता है ओपन सर्किट टेस्ट। दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिए तो फिर तीसरा ऑप्शन बच जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस टेस्ट। हालांकि रेजिस्टेंस के लिए लैंप नहीं लगाया जाता। ये कैसे टेस्ट करेगा मैं बताऊँ आपको। ये ऐसे टेस्ट कर, वास्तव में तो खुला परिपथ परीक्षण ही है, ये उल्टा ऑप्शन ही उल्टा दिया हुआ है। कोई बात नहीं, कर देंगे। खैर रेजिस्टेंस टेस्ट भी करते हैं। प्रतिरोध के लिए यहाँ आपको ओममीटर लगाना होता है दरअसल, और उसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्येक कॉइल का रेजिस्टेंस देखते हैं। 5% से ज़्यादा टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे एक वाइंडिंग का 100 है तो बाकी वाइंडिंग का 95 से लेके 105 ओम के बीच बीच में रेजिस्टेंस आना चाहिए। इसका मतलब वो सारी कुंडलियाँ सही है। जैसे किसी का 150 ओम आ रहा है, गलत है। जैसे किसी का 55 ओम ही रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो भी गलत है। टर्न की संख्या कम ज़्यादा हो गई। अभी तो बी उत्तर करना, रेजिस्टेंस टेस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है।
अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कर देना पेपर में। 1440 आरपीएम है, 7.5 HP की मोटर है, मोटर का टॉर्क ज्ञात करना है। देखो सॉफ्ट टॉर्क ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि bhp इंटू 735.5 इंटू 60 बटे 2πn, ठीक है। दरअसल bhp को 735.5 से गुणा करते हैं तो ये उत्तर आ जाता है वाट में। तो सही फॉर्मूला तो ये था कि वाट इंटू 60 बटे 2πn। बस कुछ नहीं, मान रखना है, हल करना है। HP कितनी है 7.5, पाई का मान कितना है 3.14, RPM कितने हैं 1440, गुणा भाग करके मिलान करना। आई थिंक इसका आंसर 36.6 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। क्रॉस मैच करवा लेना, मिलान कर लेना कि उत्तर आपका यही आना चाहिए। तरीका यही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्रॉस मैच करवाना है कैलकुलेशन को, ठीक है। देख लेना डी आना चाहिए उत्तर। तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये, वैसे आराम से इनको समझना है, आराम से करना है। देखो 36 स्लॉट 36 कोयल, जब स्लॉट और कोयल की संख्या बराबर होना तो वाइंडिंग डबल लेयर होती है, ये ध्यान रखना। हालांकि इन्होंने तो दे दिया डबल परत वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है ये भी। देखो ज्ञात क्या करना है, कोयल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल। एक बात याद रखना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी फॉर्मूला याद नहीं रहता, कैसे याद करें। कई बार जो इकाई होती है ना, वो आपको हिंट दे देती है कि फॉर्मूला क्या होगा। देखो यहाँ से क्या हिंट मिल रही है, कोयल की संख्या ज्ञात करनी है प्रति पोल प्रति फेज। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कोयल में फेज इंटू पोल का भाग दे दो, प्रति पोल प्रति फेज हो गया। देखो टोटल कोयल्स कितनी है 36, पोल कितने हैं 4, फेज कितना है 3 फेज। तो 4 इंटू 3 यानी 12, 36 में 12 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा 3। ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा है ना क्वेश्चन। अभी तक आपने इस क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ख़ास तौर से तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए होता है, लेकिन अब आप ITI सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आपको भी। तो भाई नौकरी मिलना कोई आसान थोड़ी है, पेपर ITI के बाद पेपर फाइट भी तो करने हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, छोटे छोटे अपडेट वहीं देते हैं। क्वेश्चन देखो, डी ऑप्शन इसमें एक और था, बताऊँगा क्या था। किस प्रकार की AC वाइंडिंग में विभिन्न पिच पर कॉइल प्रति पोल प्रति फेज की संख्या 1 से अधिक है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जब कॉइल पिच का मान प्रति पोल प्रति फेज 1 से ज़्यादा हो तब, एक आए तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसेंट्रिक नहीं, वो अलग होती है, कंसेंट्रिक अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसमें डी में ऑप्शन था फ्लैट लूप नॉन ओवरलेप था वो साथ में, ठीक है, वो ओवरलेप वाला है। और ये था आपका फ्लैट लूप नॉन ओवरलेप, यानी ऐसी वाइंडिंग जिसमें ओवरलेप नहीं किया जाता है, इसे ओपन वाइंडिंग बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कभी भी ये वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। जैसे एक कॉइल आपने यहाँ डाल दी तो दूसरी कॉइल आपको यहाँ डालनी है, स्लॉट खाली कोई भी नहीं है। देखो इसमें भी ये रिवाइंडिंग, इस स्लॉट में ये रिवाइंडिंग, अगले स्लॉट में देखेंगे तो ये रिवाइंडिंग, तो वाइंडिंग तो कहीं ना कहीं आती है। तो इसका आंसर भी डी है, ठीक है ना, फ्लैट लूप नॉन ओवरलेप वाइंडिंग इसका सही आंसर है, जिसमें एक से ज़्यादा होता है। ओपन या खुली वाइंडिंग बोल सकते हो आप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि वाइंडिंग में कफिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम। पहले तो आपको बताऊं मैं कफिंग होती क्या है। जो स्लॉट होते हैं ना, ऐसे खांचे जिसमें कॉइल डालनी है, तो सीधी कॉइल खांचों में नहीं डलती, पहले उसमें हम कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं। अब वो इंसुलेटिंग सामग्री भी तो स्लॉट में फिर आगे पीछे होगी ना, तो वो सामग्री ऐसे डालने के बाद दोनों ओर थोड़ी थोड़ी उसे मोड़ देते हैं, कॉलर बोलते हैं ना साधारण भाषा में, यही चीज़ मान लो, सिंपल बात। दोनों तरफ लगाई और मोड़ दी, ठीक है। फिर जैसे ये स्लॉट है, इसमें ये डाला यूँ, अब इस चीज़ को ये पीछे नहीं खिसकने देगा कभी भी, इसको बोलते हैं कफिंग। और कफिंग के लिए वैसे तो जब ये कुछ भी ना मिले ना तो मिलीनेक्स पेपर काम में ले लेते हैं, वो सफ़ेद वाला पेपर जो होता है वो। फिर भी टेक्निकल जो उत्तर है वो डी है, फैब्रिक बेस्ड अधेसिव टेप, कपड़े पर आधारित चिपकाने वाली टेप काम में लेते हैं,
डी उत्तर आप करके आएंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी और बता देता हूँ, एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और जिस दिन आपका पेपर हो हमें ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा रहा। व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब चैनल के कवर पे आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो 24 क्लासेज है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले जितने भी क्लासेज हैं उनको भी आप ज़रूर समय निकाल कर देखें, वो भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग में किस तरह का टेस्ट किया जा रहा है। देखो, ये जो रखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कंपास नीडल। ये नहीं हो तो एक और ऑप्शन आ सकता है, 2 पेचकस विधि। पास पास के ये जो है ना, इन पे पेचकस रखा हुआ होगा पोलों पर। इसके अलावा तीसरी विधि और ये है ध्रुवता जांच करने की विधियाँ। पोलरिटी टेस्ट करने की वाइंडिंग में 3 विधियाँ होती हैं। कंपास नीडल, जैसा कि ये दिखा रखा है। दूसरी मेथड होती है, उसे बोलते हैं सर्च कॉइल विधि, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, विक्षेप दर्शाता है। तीसरी विधि है आपकी 2 पेचकस वाली, जो पेचकस आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं जब ध्रुवता सही हो या नहीं हो तब। अच्छा क्वेश्चन है, ख़ास तौर से डायग्राम वाला देखो आ ही रहा है आजकल, तो हम क्यों ना डायग्राम को भी पढ़ें, फिर चीज़ों को छोड़ें क्यों। देखो, इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है। अब नो लोड टेस्ट अगर ट्रांसफार्मर का भी पूछ लेना तब भी उत्तर यही होगा, आयरन लॉस आएगा। ठीक है। इंडक्शन मोटर में एक दूसरा टेस्ट और होता है, उसे बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, और ट्रांसफार्मर में इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और डीसी मोटर में इसे बोलते हैं ब्रेक टेस्ट। ये तीनों एक ही है, ध्यान रखना। और इन तीनों का जो आंसर आएगा वो कॉपर लॉस आएगा। इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट क्यों किया जाता है ये पूछा जा सकता है, कॉपर लॉस कर देना। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, कॉपर लॉस कर देना। ब्रेक टेस्ट क्यों किया जाता है डीसी मोटरों में, कॉपर लॉस उत्तर कर देना। नो लोड टेस्ट किसी का भी आ जाए, लो यहाँ नहीं कर दिया करो। बताओ 4-5 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। कोशिश रहती है कि आपको एक नहीं अनेक चीज़ें समझाएं, बस आप जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है ना। आपका जो भी सर्किल है, जो भी साथी आपके आईटीआई का पेपर देने वाले हैं, आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और आप भी चैनल सब्सक्राइब करें और एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है चीज़ें क्रिएट करने में। देखो, रोटर चालकों को 3 फेज इंडक्शन मोटर में थोड़ा सा तिरछा क्यों बनाते हैं। पहली बात तो इसको तिरछे को इंग्लिश में स्क्यू बोलते हैं। जैसे स्टेटर के खांचे यूँ होते हैं ना, तो रोटर के खांचे यूँ नहीं होते, थोड़े से यूँ टेढ़े होते हैं। इसकी एक तो टेक्निकल भाषा में आता है मैग्नेटिक लॉकअप से बचाना, और लॉकअप का दूसरा नाम कोगिंग भी होता है। अभी तो आया नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत परेशान करेंगे ये शब्द आपको। कोगिंग या चुंबकीय लॉकिंग से बचाना, पहला ऑप्शन तो ये। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसका ये भी आता है कि ये यूनिफॉर्म टॉर्क पैदा करता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से डी करके आना। अधिक एक समान रोटर का क्षेत्र हो और टॉर्क का उत्पादन करें। इंग्लिश भी पढ़ लो। प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, यानी रोटर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और अच्छा टॉर्क पैदा करे। अगला सवाल देखो, इंडक्शन मोटर में स्लिप और टॉर्क में क्या विशेषता है। दरअसल ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इनका अधूरा है। हाई स्लिप और लो स्लिप दोनों में अलग अलग होता है। स्लिप टॉर्क ग्राफ हमेशा रेक्टेंगल पैराबोला कहलाता है, यूँ चलता है। ठीक है ना। पहले स्लिप इकाई होती है तब भी टॉर्क 0, और जब स्लिप 0 होती है तब भी टॉर्क 0 होता है। लेकिन इन्होंने जो दिया है वो क्या करके आना है, फिर बी करके आना है। यानी इन्होंने टॉर्क को स्लिप के समानुपाती माना है। इन्होंने लिखा है कि अगर स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा, तो आपको यही करना है। पहली बात तो ये सुनो, निमी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो जो निमी की असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको वही उत्तर मानना है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसी को मानते हुए नंबर देंगे आपको। आप वही करे आए जो उनको चाहिए था, नंबर मिलने की संभावना है। लेकिन आप वो करे आए जो एक्चुअल में सही है, फिर हम उनसे बहस करें और फिर सही करवाएं, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वही कर दो जो वो मान रहे। वो वास्तविकता तो अलग है ही। देखो, वो जब चीज़ें सामने आएगी तो आगे पढ़ाएंगे आपको। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, ये भी उल्टा क्वेश्चन है एक। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग का उद्देश्य क्या है। देखो मैंने बताया, फ्यूज शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जो इंस्टेंट या तुरंत पैदा हो जाता है फॉल्ट। और
थर्मल रिले जो होती है वो ओवरलोड से बचाती है। अब इन्होंने देखो इसका सी उत्तर मानना है जो कि सरासर गलत है। क्या करें बताओ, कोई ऑप्शन नहीं। ये कह रहे हैं कि अलाउ फॉर कंटिन्यू ओवरलोड, लगातार ओवरलोड की अनुमति दे दे। अरे नहीं, ये तो ओवरलोड को रोकता है। तो या तो यहाँ डोंट लिखा हुआ होना चाहिए था, डोंट अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग, यानी लगातार ओवरलोड को ये परमिशन नहीं देगा। यानी कंटिन्यू मोटर अगर ओवरलोड होती जाएगी तो रिले ट्रिप हो जाएगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है, लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं है। अब यहाँ तो सी ऑप्शन भी सही कर दिया और ऑप्शन भी उल्टा लिख दिया। अब पेपर में तो आपको यही करके आना है। एक चलो ये भी है, ये रहा ऑप्शन, ये कर सकते हो आप, प्रोटेक्ट फ्रॉम हेवी लोड, अचानक जैसे ही लोड बढ़ा ट्रिप करा देगा। तो इसका ए ऑप्शन भी सही था, बट अभी एग्ज़ाम के हिसाब से सी ऑप्शन ही करके आना, ठीक है। हमें अभी तो यही करना है कि वो क्या चाह रहे हैं, बस जैसा नीमी वाले मान रहे हैं हम उनको वैसे ही उत्तर दे देंगे, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, बात ख़त्म। फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। अगला देखो, स्टेटर वाइंडिंग की शॉर्ट और ओपन जांच करनी है, इसके लिए आंतरिक ग्राउलर आएगा। बाहरी ग्राउलर होता है डीसी के लिए, ठीक है। डीसी आर्मेचर की जब जांच करनी हो तो बाहरी ग्राउलर यानी सी ऑप्शन आएगा। और अभी आंतरिक वाला है तो ये उत्तर कर देंगे। टोंग टेस्टर परिपथ को बिना बिगाड़े धारा नापने का काम करता है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। रोटर साइड से गति नियंत्रित करनी है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, कौन सी विधि लगाएंगे। 2-3 मेथड होते हैं। कैस्केड ऑप्शन है इसमें, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन दूसरी विधि है, रोटर रियोस्टेट तीसरी विधि है। 3 तरीके होते हैं, तीनों से हम कंट्रोल करवा सकते हैं। जबकि ये बी, सी और डी जो है ना, ये स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल के मेथड है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कोयल की औसत परिधि निकालनी है। देखो भैया ये है कोयल मान लीजिए, तो हम सिंपल सी बात है ये देखेंगे कि स्लॉट के अंदर लंबाई कितनी है और स्लॉट के बाहर लंबाई कितनी है, उनको जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, औसत परिधि आ जाएगी। बी ऑप्शन है, ठीक है। एल लंबाई इनसाइड, लंबाई आउटसाइड, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। आई होप कि आपने बहुत कुछ नया सीखा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब आप भी करें, ऐप डाउनलोड करें, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।